एंकर लिंक। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप और शुरुआत करने वाले हैं हम मातृभूमि में उस बुलेटिन में जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट कराने का काम करता है और एक भी खबर ना छूटने की गारंटी देता है। सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें जिनको लेकर आज मातृभूमि में विस्तार से बात होगी, लेकर आइए जल्दी से स्क्रीन पर एक एक करके वो 4 बड़ी खबरें आपके सामने। पहली खबर, भारत ने उड़ाए पाकिस्तान के 28 ठिकाने। ये बड़ा खुलासा है जो आज मातृभूमि में मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल पाकिस्तान ने खुद अपने डोजियर में 8 और ठिकानों का जिक्र कर दिया है जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमला किया था। और इस तरीके से 20 का आंकड़ा तो पहले आप जानते हैं, जिसमें 11 एयर बेसेस और 9 आतंकवादी ठिकाने, इसके अलावा 8 अन्य ठिकाने पाकिस्तान के जो भारत ने उड़ाए। दूसरी खबर पटना से, पटना के खानसर और खानसर की शादी के बाद उठे सवाल, क्योंकि उनकी शादी के रिसेप्शन में खानसर की पत्नी घूंघट में नजर आई। इसीलिए अब लोग उनके पर्दे में रहने पर सवाल पूछ रहे हैं। दिन की तीसरी बड़ी खबर मातृभूमि में जिस पर बात होगी विस्तार से, देश में मौजूद पाकिस्तान के जासूसों से जुड़ी हुई ये खबर है। इसमें खुलासा हुआ है कि राजस्थान से गिरफ्तार जासूस शकूर खान और जासूस ज्योति मल्होत्रा दोनों का गुरु एक। और ये गुरु कौन है आपको आगे बताएंगे। साथ ही मातृभूमि में दिन की चौथी बड़ी खबर नोएडा के उस गुंडे की तलाश से जुड़ी हुई है जो सड़क पर एक युवक को कार से रौंदने की कोशिश में है और फिर फरार हो जाता है। तो आइए अब विस्तार से इन खबरों का हम रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गुंडागर्दी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। घटना नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 53 में एक युवक और उसके भाई को कुछ युवकों ने बेरहमी से पहले पीट कर दोनों को लहूलुहान कर दिया गया। और इसके बाद भी जब दबंगों का मन नहीं भरा तो फिर थार से युवक को जोरदार टक्कर मारी। ये घटना अब बताया जा रहा है कल दोपहर की है, 3 बजे के आसपास की। सौरभ यादव और उसका भाई सुमित यादव, इन दोनों भाइयों को घेरकर दबंगों ने जमकर पीटा। इस मारपीट में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। नोएडा में दबंगई की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने वाली हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये 2 भाई और इन दोनों भाइयों को पहले जमकर पीटा जाता है और फिर मारने के मकसद से गाड़ी चढ़ा दी जाती है। नोएडा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को पीछे से थार चालक जो है वो इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि युवक जो है वो 3 फीट हवा में उछल करके सीधे नाली में गिर जाता है। हम आपको सबसे पहले उस जगह की तस्वीर दिखा दें जहां पर यह घटना घटित हुई है। कल दोपहर 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस घटना की शुरुआत जो है वो सोशल मीडिया पर एक कॉमेंट को लेकर के हुई, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद हो गया और जिसके बाद जो पीड़ित है, जो घायल है, जिसकी पहचान सौरभ यादव के तौर पर हुई है। सौरभ अपने भाई सुमित के साथ इसी सड़क से होते हुए जो है वो आ रहा था और तभी जो आरोपी हैं जो है वो उसको पकड़ लेते हैं और इन आरोपियों की पहचान जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है, जिनके नाम आकाश, अमन, गौरव और कुणाल हैं। पहले जो है वो सौरभ के साथ वो मारपीट करते हैं, लात घूसे जो हैं वो इनके ऊपर सौरभ के ऊपर बरसाते हैं और जिससे सौरभ के शरीर से जो है वो खून भी निकलने लगता है। और वायरल वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सौरभ के सिर से जो है वो खून निकलता है और जब सौरभ जो है वो इसी रोड से आगे की तरफ जो है वो जाने लगता है, तब तक पीछे से जो आरोपी हैं वो सौरभ को टक्कर देते हैं अपनी थार गाड़ी से और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि सौरभ जो है वो इस नाली में जो है वो जा गिरता है। फिलहाल सौरभ का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है और इसके अलावा आरोपी जो है वो इस घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत जो है वो मौके से फरार भी हो जाते हैं। ये पूरी घटना जो है वो इलाके में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनमें भी जो है वो कैद हुई है। इसके अलावा इस घटना के जो वीडियो हैं वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा कई टीमें जो है वो नोएडा पुलिस की गठित कर दी गई हैं इसमें आरोपियों की जो है वो पहचान करने के लिए। लेकिन दिन दहाड़े नोएडा में इस तरीके की वारदात होना जो है वो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी जो है वो सवाल खड़े
खड़ी करता है, क्योंकि ये जो मारपीट की जो घटना है ये कई मिनटों तक चलती रही है। पहले मारपीट होती है और उसके बाद जो है वो जो घायल है सौरभ, उसको जो है वो अपनी आरोपी जो है वो थार गाड़ी से भी कुचलने की कोशिश करते हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत जो है वो मौके से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहना है कि जल्द ही आरोपी जो है वो नोएडा पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जो आरोपियों की जो पहचान है वो भी की जा चुकी है। और इस घटना को लेकर पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की गई। सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर युवकों के बीच ये मारपीट हुई। इस मामले में केस दर्ज कर जांच पुलिस कर रही है और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब टीम्स का गठन कर दिया गया है। थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच करते क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस दावा कर रही है सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर युवकों में मारपीट हुई है। वहीं घायल युवक सौरभ यादव कुछ और ही बता रहा है। मेरा नाम सौरभ यादव है। सौरभ जी, क्या मामला हुआ था कल जो थार वाला आपके ऊपर चढ़ाने की कोशिश हुई? भैया एक फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड इन्होंने छेड़ी है और हम उस जगह पे जैसे पहुंचे, ये डंडों से, चाकू से और ब्लेड से और ईंटों से इन्होंने हम पे वार किया। जिनके टूर एंड ट्रेवल से काम चल रहे हैं, इनके 2 नंबर के काम चल रहे हैं, अपने आपको माफिया बताते हैं, नोएडा का बदमाश बनते हैं। इन्होंने हम पे बहुत सख्त और घायल वार किया है। कोई ढंग से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना छोटी छोटी 2 धार लगा के मेरी इतनी चोट है, मेरे सर सब फटे पड़े हैं। मातृभूमि में दिन की दूसरी बड़ी खबर। मशहूर कोचिंग संचालक हैं, एएस सर खान के नाम से मशहूर हैं और वो शादी के बंधन में बंध गए हैं। अपने पढ़ाने के तरीके से सोशल मीडिया पर खान सर के नाम से वो फेमस हैं और अब घूंघट को लेकर सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल खान सर की पत्नी रिसेप्शन पार्टी के दौरान घूंघट में नजर आई और इसी को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए खान सर ने कहा, मेरी पत्नी का नाम एएस खान है। जिस तरह मेरा पूरा नाम लोगों को नहीं पता, उसी तरह पत्नी का पूरा नाम नहीं बताना चाहता। मेरे माता पिता की पसंद से शादी हुई है। पत्नी बिहार के ही एक गांव की रहने वाली हैं। पढ़ाई दिल्ली से की है उन्होंने, साइंस में स्नातक हैं। रिसेप्शन के दौरान पर्दा करना उनका अपना फैसला था। हालांकि वो पर्दे में रहें, मैं ऐसा नहीं चाहता था। पत्नी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, इसीलिए ऐसा किया होगा। तो ये खान सर की तरफ से बताया जा रहा है। अपना उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का ये फैसला था, ग्रामीण क्षेत्र से आती है, इसलिए ऐसा किया होगा उन्होंने। तो खान सर की शादी और सोमवार को पटना में जो रिसेप्शन उन्होंने दिया, वो चर्चा, और उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर। चर्चा खान सर की पत्नी के घूंघट वाले सस्पेंस को लेकर। पटना में हुई रिसेप्शन पार्टी में राजनीति और शिक्षा जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उन्हें बधाई देने पहुंचे, जबकि साबरी ब्रदर्स ने अपने गीत संगीत से समा बांधा। मंच पर खान सर के साथ मौजूद उनकी पत्नी हर एक तस्वीर में घूंघट में नजर आई। वहीं खान सर की पत्नी का पूरा नाम क्या है वो भी साफ नहीं है। रिसेप्शन पार्टी के दिए गए आमंत्रण पत्र पर भी खान सर की पत्नी का नाम एएस खान लिखा गया। अब घूंघट के पीछे की असल वजह क्या है और खान सर ने अपनी पत्नी का पूरा नाम निमंत्रण पत्र में क्यों नहीं लिखा, इस बारे में सोशल मीडिया में कई थ्योरी चल रही है। आइए आगे बढ़ें। दिन की तीसरी बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को आप जानते हैं जबरदस्त नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान भी इस बात को कबूल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत ने पाकिस्तान के 8 अतिरिक्त सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने अपने एक इंटरनल डॉजियर में इन हमलों की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने 8 नए टारगेट्स और स्वीकार किए, जिनका उल्लेख भारत ने तो किया नहीं था। ये 8 नए ठिकाने वो 9 आतंकवादी कैंप और 11 जो एयरबेसेस थे,
जो भारत की तरफ से बताया गया कि हाँ, हमने आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया और जब पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों की ढाल बनने की कोशिश की तो हमने उनके 11 एयर बेसेस को भी नष्ट किया। उसके अतिरिक्त ये 8 नए ठिकाने हैं। 8 नए ठिकानों में पेशावर, झांग, हैदराबाद जो वहां सिंध प्रांत में है वो शामिल है। हमले वाले नए ठिकानों में गुजरावाला, बहावलनगर, अटक और चोर शामिल है। डोजियर में यह भी माना कि भारत ने लंबी दूरी की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। तो कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है यह खुद पाकिस्तान अब कबूल रहा है। पाकिस्तान ने मान लिया है कि पाकिस्तान में 8 और जगहों पर भी हमले हुए और जिन जगहों पर हमले हुए उनमें पेशावर, झांग, हैदराबाद, गुजरात, गुजरावाला, बहावलनगर, अटक और चोर वाले इलाके हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जिनका जिक्र खुद पाकिस्तान के इंटरनल डोजियर में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान जबरदस्त, सबक बड़ा भारत ने सिखाया पाकिस्तान को, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है कि इस सबक से पाकिस्तान कोई नसीहत ले, क्योंकि वो जानवर की दुम की तरह है, कितना भी कर लो सीधी होती नहीं। और भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी दी और साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर से साफ चेतावनी भारत की तरफ से दे दी गई। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ किया, युद्ध में नुकसान नहीं, नतीजे महत्वपूर्ण होते हैं। सीडीएस ने बताया, हमले के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। अनिल चौहान ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर से मजबूती से जवाब देगा भारत। हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर ड्रोन्स हैं। सीडीएस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही उन्होंने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस में हमेशा रिस्क तो होता है। तो सीडीएस अनिल चौहान ने बिना नाम लिए पाकिस्तानी सेना के चीफ या कहें पाकिस्तान के जिहादी जनरल जो अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं मुनीर, निशाना साधा उस पर भी और कहा कि मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले जहर फैलाया था। भारत और हिंदुओं के खिलाफ संबोधन कर नफरत फैलाने की मुनीर ने कोशिश की। पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले नफरत फैलाने की यह कोशिश की गई थी। Asim Munir against India and Hindus speak just 2 days or weeks before what happened in Pahalgam. So, since this is a regional distance, it can be also, I believe, that retracted because now Pakistan is faced with a different kind of a prospect that it faces military action in case we find terror happening against us. And also, we said that we have water as well as this thing will not flow together. So we have kind of raised the bar. We have connected terror to water, and we have drawn out new lines for military operations against terror. वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक विवादित बयान दिया। भगवंत मान ने कह दिया है, बीजेपी वाले तो घर घर सिंदूर भी भेज रहे हैं, इन लोगों ने सिंदूर का मजाक बना के रख दिया है, तो क्या अब 1 नेशन 1 हस्बैंड की स्कीम लेकर आ रही है बीजेपी? हालांकि बीजेपी पहले ही उन रिपोर्ट्स को खारिज कर चुकी है जिनमें यह कहा गया था कि बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी और बीजेपी उसको फेक न्यूज करार दे चुकी है। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर भगवंत मान निशाना बीजेपी पर साध रहे थे और देखिए किस तरीके से एक आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से कर दी गई। सुनिए। संदूर का ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ ਫਿਰ कह देगा भी हाल है मोदी के नाम का संदूर लगा एक 1 नेशन 1 हस्बैंड ये स्कीम है। वहीं विपक्षी दलों ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। 16 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग उनसे की है। विपक्ष के जिन 16 दलों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, इंडिया गठबंधन में शामिल ये दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके मुख्य तौर पर इनमें शामिल। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, इन तमाम दलों ने विशेष सत्र बुलाने का समर्थन किया। साथ ही सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, जेएमएम है, मुस्लिम लीग है,
इंडिया गठबंधन के ये वो तमाम साथी हैं जिन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आरएसपी, वीसीके, केरल कांग्रेस, एमडीएमके भी सत्र बुलाने के पक्ष में है। तो एक तरफ जहां पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, वहीं आज की बैठक में इंडिया गठबंधन की कुछ कलह भी सामने आई। शरद पवार की एनसीपी, उसकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं था, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव तक ही शामिल थी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था। हालांकि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर साफ किया गया है कि जो मांग विपक्ष कर रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो मांग तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक से आम आदमी पार्टी ने किनारा किया था। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विस्तार से जवाब दिया, सुनिए। इंडिया ब्लॉक जो था वो मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव में वो इंडिया ब्लॉक का प्रयोग हुआ। उसके कारण 240 सीटें इंडिया ब्लॉक की आई भी उस वक्त। अभी जो मुद्दा है इसमें हम भी सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो लोगों के दिमाग में है, जो लोगों के मन में बार बार कचोट रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीज फायर कैसे कर दिया। हम भी चाहते हैं कि विशेष सत्र संसद का बुलाकर उसमें सरकार के द्वारा जवाब दिया जाए। बाकी रहा इंडिया ब्लॉक की बात, तो वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। तो विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही, ये साफ हो चुकी है खबर। सरकारी सूत्र ये जानकारी दे रहे, संसद का विशेष सत्र बुलाने पर अभी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि जुलाई में संसद का सत्र प्रस्तावित है और ऐसे में सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने की अभी कोई मंशा नहीं है। ये खबर, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और आज तो इंडिया गठबंधन की तरफ से जब इस मांग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो फिर 1962 का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब उनके नेतृत्व में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, चर्चा हुई थी और इसी को आधार बनाकर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर विस्तार से चर्चा हो, इसलिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। मातृभूमि देख रहे हैं आप, वो शो जहां दिन की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं और साथ ही गारंटी देते हैं कोई खबर छूटेगी नहीं। उसी गारंटी के तहत आइए जल्दी से कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं अब फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जयपुर से गिरफ्तार शकूर खान को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद का निजी सचिव रह चुका है शकूर खान। जैश के टॉप कमांडर इजाज असाद की मौत। पीओके में जैश के आतंकी कैंप का प्रमुख था इजाज की मौत की वजह पता नहीं है। मसूद अजहर का करीबी था इजाज। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में महिलाएं, बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 साल से दिल्ली, नोएडा में काम कर रहे थे ये सभी बांग्लादेशी। विवादित पोस्ट के मामले में शर्मिष्ठा पनोली को राहत नहीं। शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी है। शर्मिष्ठा के केस में 5 जून को अब फिर से सुनवाई होगी। मेरठ के एक मकान में एक के बाद एक कई विस्फोट हो गए। तेज धमाके के साथ छत तक उड़ गई मकान की, चारों तरफ मलबा बिखरा। मौके पर पुलिस पहुंची है, छानबीन जारी। कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल, पीएसी, घुड़सवार, आरक्षी और फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा 20% आरक्षण। आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती से मुलाकात की। 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने कहा उनकी पार्टी का मुंबई पुलिस को हमेशा सहयोग रहेगा। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। महाराष्ट्र के सोलापुर से 100 महिलाएं भगवा साड़ी, भगवा टोपी पहनकर राम मंदिर पहुंची।
राम दरबार की मूर्ति बनाने वाले सत्यनारायण पांडे ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। बताया संगमरमर पत्थर से बनाई गई हैं मूर्तियां, जिनमें हल्के रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में पहला बड़ा धार्मिक आयोजन। आज से गांधरबल में खीर भवानी का मेला, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कश्मीरी पंडित। खीर भवानी मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की है, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिर परिसर के आसपास चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद हैं। हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। ज्येष्ठ का चौथा बड़ा मंगल आज। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। असम में बाढ़ से स्थिति चिंताजनक है। पूरे प्रदेश में 15 नदियां उफान पर हैं। 22 जिलों में बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मृतकों की संख्या बढ़कर 11। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और सिक्किम के सीएम से फोन पर बातचीत की है। भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर चर्चा की है। दोनों राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मणिपुर में नदियों के उफान पर आने और तटबंधों के टूटने से आई बाढ़ से 56,000 से अधिक लोग प्रभावित। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। प्रभावित लोगों के लिए 57 राहत शिविर बनाए गए। भारी बारिश के बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है प्रशासन। इम्फाल में भारी बारिश की वजह से शहर के भीतर घुसा बाढ़ का पानी। सड़कें जलमग्न होने से नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। शहरों के अंदर नदी जैसा नजारा। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं सेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। पांग्यांग एयरपोर्ट पर 34 पीड़ितों को लेकर उतरे हेलीकॉप्टर। असम के नगांव जिले में कामपुर इलाके में बाढ़ आ गई। कोपिली नदी के उफान पर आने से आबादी वाले इलाकों में पानी भर गया। प्रभावित लोगों के लिए नाव ही सहारा है। मुजफ्फरपुर रेपकांड को लेकर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और रेप पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर सीधे लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अचेत अवस्था में है और साथ ही परिवार से बातचीत के बाद कहा कि परिवार का आरोप है इलाज समय से नहीं मिलने की वजह से ही बच्ची की जान चली गई। तेजस्वी यादव से मुजफ्फरपुर रेप कांड के साथ साथ चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जो चुनावी राजनीति है राज्य की, उसमें एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं, तमाम मुद्दे जिस पर तेजस्वी यादव से एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, सुनाते हैं आप। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हैं। थोड़ी देर पहले आप मुजफ्फरपुर गए, रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिले। क्या कहना है तेजस्वी, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं मुजफ्फरपुर में, अब 2 दिन पहले भी एक घटना हुई है, तमाम जो घटनाएं हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? सरकार, प्रशासन, क्या विश्वास उठ गया है? पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला ना हो जहां बलात्कार, हत्या, अपहरण, लूट ना हो रहा हो। अखबार के पन्ने, गलियां, सड़कें खून के लाल रंग से रंगा हुआ है पूरा बिहार। जो स्थिति है, मतलब आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है और लगातार बढ़ रहा है अपराध। और ख़ास तौर पे जो कुर्दी की जो घटना है, मुजफ्फरपुर की जो घटना है, ये बेहद दर्दनाक घटना है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में नालंदा में कील ठोक करके जो है दुष्कर्म करके खेतों में फेंक दिया गया था। और आज एक और खबर आ रही है कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ घटना जो है हुई है। और ये वही जिला है मुजफ्फरपुर जहां बालिका गृह कांड हुआ था। यानी आज हम लोग जब गए, सूचना मिली, परिवार के लोगों से मिले और परिवार के लोगों से हमने जानना चाहा कि मतलब क्या घटना हुई, कैसे हुई, पीएमसीएच का, सरकार का क्या रोल रहा। उनका साफ कहना था कि आप एक तो उनके हालात देख सकते हैं, तो दलित परिवार, बेहद ही गरीब परिवार, जो कि खेतों में मजदूरी करके जो है अपना घर चलाता था।
और जिस बच्ची के साथ 10-11 साल की जो बच्ची जिसके साथ ये घटना हुई है, उसकी माँ विधवा है, उसके पिता नहीं है, उसके 2 भाई हैं और जो बड़े पापा हैं वो देखभाल करते हैं। घर में आप देखी होंगी झोपड़ी है। पीएम और नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि सबको पक्का मकान बना के दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जब गए देखें तो पक्का मकान तो नहीं, झोपड़ी था जो स्थिति थी। गरीब परिवार है और दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म होने के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया और 4-5 घंटे जो है उसको एडमिशन नहीं मिला और एम्बुलेंस से इधर उधर लोग भटकते रहे, परिवार के लोग। ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया, 2,500 रुपया भी उन लोगों ने दिया और अंत में जो नहीं होना चाहिए था, उनका कहना था मुजफ्फरपुर तक बच्ची स्वस्थ थी, कम्युनिकेट कर रही थी। अगर समय पे एडमिशन हो जाता, ढंग से इलाज हो जाता, केयर होता तो इस बच्ची की जान जो है बचाई जा सकती थी। तो आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले मंगल पांडे बड़ा दावा कर रहे थे कि हमसे आइए डिबेट कीजिए। आप देख लीजिए पीएमसीएच जो है क्या स्थिति बनी हुई है। हमें सब पता था, तब हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो सबसे पहले रात के अंधेरे में हम छापा मारते थे, मानेंगे। कई लोगों पे हमने कार्रवाई की। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया कैबिनेट ले जा करके, जो ड्यूटी पे नहीं आते थे, जो एब्सेंट रहते थे। लेकिन इस मौजूदा सरकार में ये मंगल पांडे वही मंगल पांडे जब चमकी बुखार आई थी तो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे कि क्या स्कोर है। जब सरकार में बैठे हुए लोगों को चिंता नहीं है बिहार की व्यवस्था सुधारने की, तो आप देखिएगा रिटायर्ड जो है, जो पीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं वो रिटायर्ड है। आखिर ऐसा उनमें क्या गुण है कि उनके अलावा कोई पीएमसीएच चला ही नहीं सकता? उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तेजस्वी, प्रभारी उपाधीक्षक पीएमसीएच के और एसकेएमसीएच के अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। देखिए ये केवल लिपापोती है, अधीक्षक की गलती है। अधीक्षक जो पीएमसीएच के हैं उस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी और लगातार आप जान रहे हैं कि वो रिटायर्ड है और रिटायर्ड होने के बाद भी ऐसी उनमें क्या खूबी है कि उनको लगातार जो है बना के रखा गया है। रिटायर्ड होने के बाद भी जो है उनको एक्सटेंशन मिला, आखिर क्या कारण है? आप जानते हैं बिहार में किसी लोग से पूछ लीजिए, पीएमसीएच हो या आईजीएमएस हो, लोगों को बेड नहीं मिलता और चर्चाएं हैं कि मंगल पांडे के जो पीए हैं वो बेड को बेचने का काम करते हैं। ये सच्चाई है। कहीं भी आप जाइए तो बेड का रेट फिक्स है बिहार में। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था तो चरमराई हुई है, लेकिन आप देखिएगा इस दुख के घर में हमारे मुख्यमंत्री कहाँ है? और मुख्यमंत्री एकदम अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है उनके बिहार में। वही रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री बिहार चला रहे हैं। सवाल सुरक्षा की है, बात सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष को आप सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम और आप जब बिहार में हमारे और आपके बच्चे हैं, कल को वो बड़े होंगे, सरकार मुहैया कराती है सुरक्षा। जिस बच्ची की मौत हुई है उस बच्ची के परिवार का भी कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, हमारे गरीब के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी, लगातार आरजेडी पर इस बात को लेकर हमला होता रहा है कि जंगल राज। अब क्या आपने ये कार्ड ढूंढा है कि इस तरीके से सुरक्षा को लेकर के बेसिकली जो जंगल राज की बात करते हैं उनको क्या कहें? देखिए लगातार आप एनसीआरबी के आंकड़े निकाल लीजिए, लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। ये हमारे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं गृह डिपार्टमेंट की, उनके आंकड़े। और अगर तुलना की जाए अगर आंकड़ों पे बात करने की तो स्थिति जो है साफ हो जाती है। लेकिन एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी गला काट के मृत्यु हो जाती है, अस्पताल में भर्ती नहीं दिया जाता है, अस्पताल में बचाया जा सकता था लेकिन जान चली जाती है, तो ये जंगल राज तो और क्या है? इसको क्या उपाधि दिया जाएगा? अब बल्कि कहने को डबल इंजन की सरकार है। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 20 साल एक कार्यक्रम, मतलब जो 2005 में जो पैदा हुआ है वो आज 20 साल का हो गया है। इतना लंबा समय इस डबल इंजन सरकार को मिला तो क्या व्यवस्था में सुधार आई भाई?
हर बात पे लालू जी हमको गाली देते हो, गाली दो, आपका मुंह है गाली देने के लिए। लेकिन अब बिहार की जनता तो ये जानना चाहती है कि आपने 20 साल में क्या किया। भ्रष्टाचार की बात कीजिए तो कई अधिकारी जो हैं, अभी आप जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं, ईडी हो, सीबीआई के केस में फंसे हुए हैं, जिनको दबाया जा रहा है। सब लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, खेला कर रहे हैं भाई, सब लोग चुप हैं, मुख्यमंत्री चुप है। अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, अपराध बढ़ रहा है, उस पर चुप है। एक पीड़ित परिवार के पास छोड़िए, लोग तो शहीद के यहाँ भी नहीं गए। जो ये लोग कहते थे कि भाई हम जो है पैट्रियोटिक हैं, हमारा कोई भी जो शहीद हुए हैं उनके पीड़ित परिवार से मिलकर के क्या सहयोग किया है, क्या नहीं किया, ये आप जरा बताइए। तो इन लोगों को कोई लेना देना नहीं, केवल राजनीति। प्रधानमंत्री जी आएंगे, रेड कार्पेट बिछा रहेगा, सब लोग वहाँ सर झुका के खड़े, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई सूद लेने नहीं आता है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिहार आएंगे और बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। दलित का नेता जो चिराग पासवान या जीतन राम मांझी जैसे नेता हैं जो बिहार से चुनाव जीतकर केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं। जिसको बिहार के लिए काम करना है वो कर रहा है, और जिसको नहीं करना है, बहाना करना है कि अब हमको करना है, ये करना है, उससे काम चलने वाला तो होता नहीं। बिहार की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। सीधे निशाने पर बिहार की राज्य सरकार को लेते हुए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए। अगली खबर का मैं रुख कर रही हूँ। गाजियाबाद में बिना टोल दिए गाड़ी निकालने पर दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। यहां तक कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर उससे भी कार सवार उलझ पड़े। वीडियो में देख सकते हैं कि कार सवार युवक टोल पर कर्मचारियों से बहस कर रहे हैं। तभी एक शख्स ने गार्ड को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद टोल पर मारपीट शुरू हो गई। कार सवार दबंगों के साथ आई महिलाएं बीच बचाव करने लगी, लेकिन युवकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टोल कर्मचारियों पर थप्पड़ बरसाते रहे। अब दूसरे कैमरे का वीडियो देखिए। मारपीट होते देख एक कर्मचारी मौके पर पहुंचा तो दबंगों ने उस पर भी हमला कर दिया। टोल के कई कर्मचारी कार सवार युवकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्साए दबंगों ने किसी को भी नहीं बख्शा। मामले की जानकारी मिलते ही एक कांस्टेबल मौके पर पहुंचा तो दबंग उससे भी भिड़ गए। ये पूरा मामला भोजपुर के मेरठ एक्सप्रेसवे टोल का है। और उधर मेरठ में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दबंगों ने खुलेआम फायरिंग कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दबंगों की खोजबीन जारी। दबंग मुबारकपुर इलाके में पहुंचते ही बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग करने लगा। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दबंग इतने बेखौफ है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। कई युवकों ने नकाब पहन रखा है। एक साथ कई युवक इलाके में फायरिंग करने लगे, जबकि कुछ दबंग बाइक पर सवार होकर मौके पर उनका साथ दे रहे थे। फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध फायरिंग से मोहल्ले में लोग डर गए और घरों में ही दुबक गए। ये पूरा विवाद इलाके में रहने वाले एक युवक के घर के सामने पशुओं का चारा गिराने को लेकर हुआ। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 3 टीमें बना दी गई है। अगली खबर पंजाब से है, जहां मोगा में बंद पड़ी सीवेज लाइन को लेकर नगर निगम मेयर बलजीत सिंह चन्नी और ठेकेदार संतोख सिंह के बीच विवाद बढ़ गया। और बात तो इतनी बढ़ गई कि मेयर ने सरेआम पिस्तौल निकाल ली। दरअसल मोगा के कोटकपुरा बाईपास के पास सीवरेज लाइन बंद थी, जिसे मशीन से साफ किया जा रहा था। लेकिन बताया जा रहा है सीवरेज की सफाई के लिए नगर निगम से परमिशन नहीं ली गई थी। इसी बात से मेयर बलजीत सिंह चन्नी का पारा चढ़ गया और वो मौके पर पहुंच गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में दिखा, जब मेयर बलजीत सिंह चन्नी मौके पर पहुंचे तो ठेकेदार संतोख सिंह वहां नहीं थे। लेकिन जैसे ही संतोख सिंह अपनी गाड़ी से कोटकपुरा बाईपास पहुंचे तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के बीच में ठेकेदार संतोख सिंह वहां से जाने लगे तो पहले मेयर बलजीत सिंह चन्नी उनके पीछे भागे, फिर बीच सड़क पर ही पिस्तौल निकाल ली। हालांकि जैसे ही मेयर ने पिस्तौल निकाली, वहां मौजूद एक युवक ने उन्हें रोक लिया और मेयर को खींचकर दूसरी ओर ले गया। इस मामले में मेयर बलजीत सिंह चन्नी की ओर से ठेकेदार संतोख सिंह पर केस दर्ज कराया गया है। वहीं ठेकेदार संतोख सिंह का कहना है कि अब वो ठेकेदारी नहीं करते, लेकिन स्थानीय विधायक के कहने पर उन्होंने सीवरेज लाइन को खोलने के लिए काम शुरू किया। अगली खबर राजस्थान से, जहां जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम के पास खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग के शोले धधक उठे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं।
हादसा स्टेडियम के गेट के पास हुआ, जहां खड़ी गाड़ियां अचानक धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटों और धुएं से घिरी गाड़ियों का कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा था। वहीं गाड़ियों में आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि आग ने पास में ही मौजूद बस को अपनी जद में नहीं लिया। फिलहाल गाड़ियों में आग क्यों लगी, अभी तक इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर पलटा तो लोग उस टैंकर के तेल को लूटने के लिए पहुंच गए। बाल्टी, मग, बोतल जो जिसके हाथ लगा, गड्ढे के भीतर से उसमें तेल भरना शुरू कर दिया। खेत में पानी निकालने के लिए बने रास्ते में तेल बहने लगा तो वहां भी डब्बा और मग लेकर लोग पहुंचे। बेहद महीन तरीके से धीरे धीरे साफ तेल बटोर कर घर ले जाने की कोशिश थी। ये रिफाइंड ऑयल इनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। एक तरफ टैंकर पलटा हुआ पड़ा था तो वहीं उसके करीब लोग तेल लूटने में व्यस्त थे। दाई और ये बच्चे डिस्पोजल ग्लास से तेल जमा कर रहे थे तो उन्हीं के बगल में बैठे दूसरे बच्चे बॉटल और मग से तेल बटोर रहे थे। उनके थोड़ा आगे ये लाल रंग के डब्बे में एक व्यक्ति तेल जमा कर रहा था। उसके आगे वाला तो एक छोटी ड्रम ही तेल के लिए लेकर आ गया। बताया गया कि रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर सुबह सुबह हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद टैंकर से निकलकर तेल खेतों में पहुंचा और उसे जमा करने के लिए ग्रामीण आ गए। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां बागपत में पानी को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा दिया है। दोनों पक्ष जैसे ही आमने सामने आए, मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि लाठी डंडे लेकर महिलाएं और युवक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। खेतों में ही दोनों पक्ष भिड़ गए, जिसके सामने जो पड़ा उसी की पिटाई होने लगी। कुछ लोग बीच बचाव भी करते दिखे, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। जिनके पास लाठी डंडे नहीं थे, उन्होंने खेत में पड़े ईंट और पत्थर उठा लिए और उसी से पथराव करने लगे। मारपीट में एक महिला और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। और वहीं फिरोजाबाद में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान एक बच्चे के सीने में गेंद लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, बच्चा फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहा था। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के सामने ही अस्पताल के बाहर हंगामा होने लगा। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की। ये घटना शहर के फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी में हुई। एकेडमी में फाइनल मैच खेला जा रहा था। मातृभूमि देख रहे थे आप। अब मुझे इजाजत दीजिए। मातृभूमि के साथ कल शाम 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।